देखिए, कलर ब्लाइंडनेस के केस को जैसे आपने देखा था, ठीक है, ठीक उसी को कॉपी करता हुआ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जेनोटिपिकली उसकी तरह चलेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों को ही हम सेम सिम्टम्स के साथ पहचानेंगे। यहाँ पे हम लोग डिसऑर्डर क्या पढ़ रहे हैं? हीमोफीलिया। क्या है ये? हीमोफीलिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे थोड़ी सी मैं आपको याद दिलाती हूँ उस कंडीशन की जब आपने कलर ब्लाइंडनेस को देखा था। किसको देखा था आपने? कलर ब्लाइंडनेस को देखा था। वहां पे क्या किया था आपने? देखा था अगर मैंने एक मेल बनाया, मेल के पास क्या है? अगर ये कलर ब्लाइंड है तो आप यहाँ पे सी बिठाते थे, वाई क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है इससे। फिर आपने एक फीमेल को शो किया है, फिर आपने यहाँ पे एक्स एक्स लिखा है, ठीक है। और आप जब इसका पनेट स्क्वायर बनाते थे, आप लोगों ने नीट का क्वेश्चन देखा है क्या? नीट का क्वेश्चन देखा है इस बार का आप लोगों ने? एक ना उसमें क्वेश्चन है इस बार की नीट के एग्जाम में, ठीक है, कि किस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये जेनोटिपिकली किसी चीज को जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ, ये स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, मतलब बहुत फनी फनी क्वेश्चन है इस बार। बच्चे अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ के गए होंगे ना, थोड़ा ध्यान से क्या मतलब, अगर देख के भी अगर कंफर्म होके गए होंगे ना तो उनका एग्जाम अच्छा गया होगा। बट वही है, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं होगा बच्चों ने, और ऑप्शंस भी दिए गए थे। चलिए, मैं सेंड कर दूंगी, पेपर है मेरे पास, विद आंसर अवेलेबल है उसका, आपको पता भी चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया है? इसका पनेट स्क्वायर बनाया है, ये रिजल्ट आया आपके पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ, एक दूसरा कलर लेती हूँ, हीमोफीलिया बिठा दूं मैं, इस कलर ब्लाइंडनेस की जगह पे मैं बोलूं मेल जो है उसको हीमोफीलिया है। देखिए मैं इसके ऊपर बिठा रही हूँ तो आपको याद रहेगा, ओवर राइटिंग देखिए, एच कर देना है, यहाँ पे भी क्या कर देना है? स्मॉल एच कर देना है, सेम केस है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर देना है? स्मॉल एच कर देना है, यहाँ पे भी क्या कर देना है? स्मॉल एच कर देना है। फीमेल्स जो है अगर फेनोटिपिकली देखा जाए, दोनों ही केसेस में चारों ऑफस्प्रिंग जो है फेनोटिपिकली नॉर्मल है, लेकिन जेनोटिपिकली अगर देखा जाता है तो ये फीमेल्स जो है ये डेंजरस है। और ये आगे 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 की जनरेशन में क्या करेंगे? इसको कैरी फॉरवर्ड करने का काम करेंगे, ठीक है। ये रही छोटी बात। मतलब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि इसका पैटर्न जो है वो फॉलो करता है कलर ब्लाइंडनेस को। रीजन क्या है इसको फॉलो करने का? इसका रीजन देखिए, जब आप हीमोफीलिया को समझना स्टार्ट करते हैं, किसको? हीमोफीलिया को। फटाफट लिखते चलिए, आपको तो पता है इसके सारे पॉइंट्स। जब आप किसको देखना स्टार्ट करते हैं? हीमोफीलिया को, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया के पास स्पेशलिटी क्या है कि ये क्या करेगा? हीमोफीलिया जो है, अभी अभी क्या सीखा आपने? ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, पता चला? एक्स क्रोमोसोम से इसका लेना देना है, वाई को मतलब नहीं है, बट मेल अगर कैरी करेगा तो वहां पे सिर्फ अगर एक एक्स के पास होगा तो अफेक्टेड तो होगा ही होगा, है ना। तो लिख लीजिए, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज सेक्स linked, hemophilia is sex linked recessive disease, recessive disease। क्या है ये? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। क्या है ये? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, ठीक है। अब इसके आगे जाने के चांसेस कब होते हैं? चांसेस तब होते हैं जब यहाँ पे एक फीमेल जो है वो कैरियर की तरह अपना रोल प्ले करे, ठीक है। तो कैसे हो सकता है इसका ट्रांसमिशन? तो यहाँ पे देखिए, इसका जो ट्रांसमिशन है, इसका जो क्या है? ट्रांसमिशन है, ठीक है। ट्रांसमिशन फ्रॉम unaffected, transmission from unaffected carrier female, carrier carrier female, 1 मिनट नीचे हैंग कर रहा है, हाँ।
here female to सम ऑफ, इस केस को मैं बना भी देती हूँ इस स्टेटमेंट के लिए, है ना, टू सम ऑफ द मेल progeny, male progeny, ठीक है, has been mostly studied। लेकिन ये लेक्चर लिखने से कुछ होता नहीं है ना, अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो हम लोग लिख रहे हैं, बट एक्चुअली ये कम्प्लीटली आपको समझ में कब आएगा, जब आप एक छोटी सी बात समझेंगे। ये जो केस आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे आपको ये बताया और सिखाया जा रहा है कि अगर आप अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल को लेते हैं, ठीक है, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो बोल रहा है बनाने में क्या जाता है ना। मैंने यहाँ पे लिया अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, ठीक है, कौन सा केस देख रहे हैं हम लोग, हीमोफीलिया का, बिठा दीजिए इसको H, स्मॉल h एंड X, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड हम लोग क्या लिख रहे हैं, फीमेल लिख रहे हैं, ठीक है। देन हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मेल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, ठीक है। अब मेल को अगर हम क्या बना दें यहाँ पे, नॉर्मल बना दें, क्या बना दें, नॉर्मल बना दें, ठीक है। बिठाइए इसका जो केस है, एक्स एच वाई, एक्स वाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपके सामने आपने क्या लिखा। ये जो फीमेल थी, इस बंदे ने तो ये सोच के मैरिज करी नहीं इसके साथ कि ये तो नॉर्मल है। अगर कोई इसका कुछ भी टेस्ट करा ले पकड़ में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जीन को कैरी तो कर रही है, लेकिन फिनोटिपिकली खुद क्या है, उससे अफेक्टेड नहीं है ये फीमेल, ठीक है। तो रिजल्ट के तौर पे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो क्या क्या दिख रहा है आपको, चारों केस को देख लीजिए, 1 2 3 एंड 4। पहला फीमेल का केस क्या है, आपने लिखा यहाँ पे XHX, ठीक है, ये है कैरियर फीमेल, पता है आपको, सेम उसी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस की तरफ पैटर्न चल रहा है इसका। दोनों फीमेल का केस पहले लिख लेते हैं, XX, चाहे इसको जेनोटिपिकली देखें चाहे इसको फेनोटिपिकली देखें, ये फीमेल क्या है, नॉर्मल है, क्या है ये, नॉर्मल फीमेल, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, XHY, ये बैड लक वाला हो गया है ना, ये हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल, ठीक है। एक केस भी बन गया इस लाइन की वजह से, ऐसा अगर दे दूं मैं आपको, क्वेश्चन दे दूं, रिप्रेजेंट द पनेट स्क्वायर फॉर क्रॉसिंग बिटवीन अ कैरियर फीमेल ऑफ हीमोफीलिया एंड अ नॉर्मल मेल, है ना, तो ये बन जाएगा, ये केस बन जाएगा, बस ऐसे समझना है इसको। ये रहा XY, क्या है ये पता ही आपको, ये है नॉर्मल मेल, ठीक है, हो गया, ये लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, बहुत स्मूथली समझ आ रहा होगा क्योंकि आपने कलर ब्लाइंडनेस को अच्छे से समझा होगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आ रही होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्या है, ये क्या बीमारी है, क्या होता है इसमें, है ना, तो उसको जब सीखना हो तो एक्चुअल क्या है कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में क्या होती है, दिक्कत आती है। तो अगर एक माइनर कट भी हो गया तो उनको नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, जो भी पेशेंट है उसकी बात कर रही है ना। तो यहाँ पे अब वो प्रोटीन जो है वो मिसिंग है, ठीक है, और सिंगल स्पेसिफिक प्रोटीन
सिंगल, चाहे तो ये भी एक भी हो सकता है, सिंगल स्पेसिफिक, सिंगल स्पेसिफिक प्रोटीन, सिंगल स्पेसिफिक प्रोटीन। अब ये किसका पार्ट होगा, ये पता है किधर इशारा कर रहा है? जब आपने पढ़ा था ना प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बोकाइनेस का रोल होगा, फिर फाइब्रिनोजन को के ऊपर एक्ट करके वो फाइब्रिन बनाएगा। 11th क्लास वाला जो पोर्शन था। कैस्केड का मतलब होता है चेन के फॉर्म में हो। कैस्केड का क्या मतलब होता है कि वो चेन के फॉर्म में होता है, उसमें अगर किसी एक को आप इंटरप्ट कीजिएगा, डिस्टर्ब कीजिएगा, तो सारे प्रोसेसेस जो है वहाँ पे इंटरप्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कैस्केड वर्ड जो है उसका यूज किया जा रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं। A single specific protein that is a part of the the cascade of proteins, cascade of proteins involved in involved involved in the involved in the clotting of clotting of blood is affected, blood is affected। अगर आपको कुछ समझ ना आए, अगर आपको समझ ही ना आए कि लिखना क्या एग्जाम में, अगर आप भूल गए, ठीक है, इसके और करके आप लिख भी सकते हैं, फिर सिर्फ सीधी सी छोटी सी बात लिखिए, ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड ड्यू टू विच अ माइनर कट लीड्स टू हेवी ब्लीडिंग, है ना, ये नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ड्यू टू abnormal due to abnormal metabolism, due to abnormal metabolism और अफेक्टेड ब्लड क्लॉटिंग, जो आपको आसान लगे आपको लिखना है, और अफेक्टेड ब्लड क्लॉटिंग और अफेक्टेड ब्लड ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म और अफेक्टेड ब्लड क्लॉटिंग इन an individual in an individual in an individual a simple or minor cut, a simple or minor cut will lead to या will result in non-stop bleeding, non-stop non-stop bleeding, ठीक है। बस वो केस तो बनाना सीखिए आपने, केस तो मैंने एक बताया होगा, उसी से आपने सारी चीजें कैच कर ली होंगी, आपको समझ आ गया होगा कि बने होते हैं, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताइए, अभी अभी जस्ट प्रीवियस पेज पे मैंने आपके लिए क्या किया था, एक पनेट स्क्वायर बनाया था, तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है
कि जो कैरियर फीमेल होती है वो अपने सन्स में, मतलब अपने बेटों में, वो इस डिजीज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ठीक है, तो कैरियर फीमेल का क्या मतलब है? हेट्रोजाइगस फीमेल। कैरियर फीमेल का क्या मतलब है? हेट्रोजाइगस फीमेल। तो उस केस को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए, द हेट्रोजाइगस फीमेल, द हेट्रोजाइगस, चाहे तो आप हेट्रोजाइगस लिखिए, द हेट्रोजाइगस और the heterozygous or carrier female for hemophilia or hemophilia may may transmit the disease transmit the disease to sons। अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, देखिए, एक इसका अच्छा तरीका क्या है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से लेके, यही तो बोला जा रहा है ना यहाँ पे, इसने जो डिजीज है वो किसको कैरी फॉरवर्ड किया है? बेटों को, सन्स को किया, बाकी किसी को तो ये कर नहीं है ना। तो किसने कॉपी रोड से मैंने कम किया, और यहाँ पे मैं उसको इस वाले पेज पे लाती हूँ। ये देखिए आ गया, यही केस है ना, तो इसी को बोला जा रहा है। मैं इतना दोबारा लिखती, ये केस जो है ना, ये इसको ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लाइन पढ़ के और इसको टैली करके देखना, आपको देखिए मैच करता नहीं करता, करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो इतना लेक्चर यहाँ पे दे रहा है, साफ सीधा सा ये मतलब है, और ये केस यहाँ पे समझाया जा रहा है कि यहाँ पे जब आप इस पनेट स्क्वायर को कॉपी करके देखते हैं, बस वो स्क्वायर नहीं है, वही मैंने बोला यहाँ पे कुछ ऑकवर्ड क्यों लग रहा है ये। हाँ, यहाँ पे वो बॉक्स है, और बॉक्स को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया था, तो कुछ बॉक्स नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला कुछ तो है यहाँ पे जो मिसिंग सा लगा है, देख क्यों आया, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जाते नहीं भाई, कहीं पे क्लिक करें ना तो ये चला आ नहीं रहा, शुरू बाद में कभी दिख तो रहा है आपको, पनेट स्क्वायर तो एज इट इज है, ये बना हुआ है ना। तो ये जो केस है यहाँ पे, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में अगर एक कैरियर था, हेट्रोजाइगस कैरियर फीमेल, ये देखिए XHX हेट्रोजाइगस कैरियर फीमेल फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको सारी लाइन समझनी है। तो यही चीज जो है, और यही कंडीशन जो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट ये है यहाँ पे, अब जो भी प्रोबेबिलिटी है, XYZ जो भी चीजें आपको पढ़नी है, वो किससे समझ आएगा आपको? पनेट स्क्वायर के थ्रू ही बेटर समझ आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अगला पॉइंट जो है, दैट इज the possibility of a female, the possibility, the possibility of a female bracket में लिख लीजिए carrier, इसको रहने दीजिए, जब ये लिखिए रहना तो possibility लिखना तो carrier से लिखना है ना। the possibility of a female becoming a hemophilic, becoming a hemophilic is extremely extremely rare because mother
because mother of such a female, mother of such a female has to be has to be at least carrier, at least carrier, and and the father, कॉमन सेंस है ये, क्या लिख रहा है मैं ये भी बताती हूँ पॉइंट पर, एंड द फादर should be and the father should be hemophilic, you know, and the father should be hemophilic. अब ऐसे लोग तो अंधे होते नहीं, पता चला चलिए फीमेल में पता नहीं चला, मतलब वो दब गया या किसी तरीके से, बट फादर में अगर हीमोफीलिया होगा कभी ना कभी लाइफ टाइम में, लाइफ ड्यूरेशन में किसी न किसी तरीके से पता तो चलता ही है ना। तो इसको जो बोला जा रहा है वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या इस कंडीशन में आपको शो किया जा रहा है, फटाफट देखिए जो हम लिख रहे हैं वही बोलेंगे। जो किसी फीमेल में अगर आप देखना चाहते हैं कि वो हीमोफिलिक कैसे बनेगी या फिर आपको बनाना है, देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे। इस केस में आपको क्या करना है, अगर मेल है, अगर क्या है मेल है, ठीक है, मेल को बनाइए हीमोफिलिक, मेल को क्या बनाइए हीमोफिलिक। और हीमोफिलिक जब मेल को बनाइएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पे XHY, ठीक है। फीमेल को क्या बनाना है आपको कैरियर, कैरियर को हेट्रोजाइगस बोला जाता है, पता है रीजन क्या है, अभी बताती हूँ, देखिए समझ आ जाएगा आपको। फीमेल को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कैरियर, कैरियर के साथ एक और वर्ड हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज हेट्रोजाइगस। क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से अगर हम एक को डिफरेंट कर देना तो ये हेट्रोजाइगस का केस हो जाता है। देखिए जैसे ये मैंने बिठाया, अगर मैं यहाँ पे XH कर दूं तो अब ये हेट्रोजाइगस हो गया है ना, तो इसलिए लिखा जाता है यहाँ पे आगे देखिए। तो यहाँ पे यही जो केस आपको नजर आता है, पता नहीं इसमें क्या हो जाता है, तो चलता ही नहीं, तो फिर बहुत अच्छा काम करता है। चलिए तो यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं, मैंने क्या लगा, टाइम तो लगता नहीं, पॉइंट्स पर बनाने में सबसे अच्छी खासियत है। XHY मेल लिया है आपने, देखिए बोल रहे हैं ना फादर शुड बी हीमोफिलिक, लिख दिया मैंने बस। मदर को कैसा होना है एटलीस्ट कैरियर, कम से कम कैरियर बना के दीजिए इसको, है ना। तो यहाँ पे फीमेल जो है, यहाँ पे एक साइड हम मेल लिख रहे हैं, एक साइड हम फीमेल, फीमेल का आप क्या केस बना रहे हैं यहाँ पे XHX, है ना। पनेट स्क्वायर बना लीजिए। पनेट स्क्वायर जब आप बनाइएगा तो कौन सी बात आपको समझ आएगी यहाँ पे, फर्स्ट टेबल इज XHXH, यही वो डेंजरस केस है। XHY इसका भी बैड लक, XHX कैरियर फीमेल, XY रेयरली, ओनली 25% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बचती है कि इसको फेनोटिपिकली और जेनोटिपिकली दोनों तरीके से कोई नॉर्मल ऑफस्प्रिंग हो सकता है, ऐसे कपल केसेस जो आप जैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे आप लोग एग्जाम में कर लेंगे हमेशा। मैं इसलिए आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको भी एग्जाम में याद आए कि नहीं, इतने के फुल स्टॉप नहीं लगाना है, एटलीस्ट यहाँ पे ये रिप्रेजेंट जरूर करना है, जिससे आपके एग्जामिनर को ये बात समझ आए, नहीं बच्चे के पास इतना कॉन्सेप्ट है कि ये समझ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग डेंजरस वाला जो केस है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है XHXH, ये क्या है हीमोफिलिक फीमेल, रेयरेस्ट केस है हीमोफिलिक, ये क्या है यहाँ पे हीमोफिलिक फीमेल, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे दूसरा फीमेल लिख लेते हैं XHX, कैरियर फीमेल, क्या है ये कैरियर फीमेल,
फीमेल। देन है आपके पास XHY। अफेक्टेड मेल भी लिख सकते हैं, हीमोफिलिक मेल भी लिख सकते हैं। हीमोफिलिक XY नॉर्मल मेल एक ही है यहाँ पे, नॉर्मल मेल है। और सबकी प्रोबेबिलिटी आप लिखना चाहते हैं 25%, 25%, 25%, 25% सब है यहाँ पे जितने भी हैं। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है 25%, इसकी भी क्या है, कोई दो तो एक जैसा है नहीं कि हम 50% कर दें। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है 25%, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है 25%। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कलर लाइन में सीखा था, वैसे ये हीमोफीलिया भी जो है वो मैंने आपको समझा दिया है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से। सारे केसेस भी आपने यहाँ पे बना रखे हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये बात भी यहाँ पे समझ आ गई होगी, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक क्लियर है, देखिए ध्यान से एक बार। देखिए एक जो यहाँ पे है, अगला जो नेक्स्ट मैं आपको कराने जा रही हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब अगर ना इस टर्म को आप ध्यान से देखें, कई बार क्या होता है स्पेशली बायो में या फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होता है, हमारे सामने ना ऐसा टर्म होता है जिसको देख के ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रोफी भी लिखा हुआ है, मस्कुलर भी लिखा हुआ है, दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ ऐसा डिजीज है जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं पे मसल मास जो है वो मिसिंग हो सकता है। हाँ ठीक, मसल मास क्या हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, कैल्शियम कम बन सकता है, कुल मिला के मसल्स में क्या है वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ मैं इसको। और ऐसा नहीं कि कॉपीराइटेड है कि बस इतने ही पोर्शन में होगा, इतना ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे मार्क करते हैं, ग्रुप ऑफ genetic group of genetic diseases that cause progressive weakness, that cause progressive weakness and loss of muscle mass, loss of muscle mass। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पे ना इसके लिए कोई आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी ये है कि यहाँ पे आप जीन्स
में कोई एबनॉर्मलिटी होने की वजह से होने वाले इफेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से परमानेंटली दिस कांट बी क्योर्ड। आगे लिख दूंगी मैं आगे जाके, बट उससे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख देती हूँ। म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। उसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफिन्स पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। आगे लिख लीजिए। अब एक्स क्रोमोसोम जो है उसके मिड में एक म्यूटेटेड जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग मस्कुलर डिस्ट्रोफी during muscular dystrophy, the mutated gene, the mutated gene present, in the middle of the X chromosome, is unable to produce प्रोटीन, जैसे भी डिस्ट्रोफिन या मायोडिस्ट्रोफिन जिसको बोला जाता है, use a specific protein specific protein specific protein called डिस्ट्रोफिन। इसी से नाम पड़ा है इसका, डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन इन द skeletal muscles, स्केलेटल मसल्स का क्या आपने मतलब पढ़ा था छोटी क्लासेस में? स्ट्रिएटेड मसल और वॉल्यूंटरी मसल्स मतलब जिसको आप मूव करके अपनी मर्जी से अपने दिल के अकॉर्डिंग काम करा सकते हैं, दैट आर वॉल्यूंटरी मसल्स, है ना। अब यहाँ पे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। रीजन क्या है? सोशल रीजन। इन muscular dystrophy, muscular dystrophy, calcium is not released, is not released from the muscle cell, and some activities, some muscular activities, some muscular activities थोड़ा सा शेड्यूल में डाली थी, उसके बाद ही लिखती हूँ तो पता चला ये भी गायब।
मस्कुलर एक्टिविटीज, मस्कुलर एक्टिविटीज मतलब सब कुछ आ सकता है इसमें। जैसे आप अपना सपोज कीजिए कि जो हाथ है उसको ऐसे मूव कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, नीचे पेन गिर गया उठा रहे हैं, मतलब कंट्रैक्शन वगैरह उसका जो है वो डिस्टर्ब होगा। सब मस्कुलर एक्टिविटीज such as contraction of muscles do not take place, do not take place। फटाफट इसको लिख लीजिए। और इस बेचारे का इतना बैड लक है कि उसको मूवमेंट में बाकी सारी चीज़ों में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। काम कर रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करना चाह रही हूँ। सब चीज़ें थोड़ा सा ऊपर है। एक पॉइंट और लिखना था ना मुझे, छोटा सा। Muscular dystrophy patients, muscular dystrophy, muscular dystrophy patient, muscular dystrophy patient is not able to walk, able to walk easily after the age of 12, after the age of 12 and death by the age of death by the age of 20। चलिए ये तो हो ही गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग डाउन सिंड्रोम देखते हैं छोटा सा। ये तो अनोखा ही केस है डाउन सिंड्रोम का। चाहे तो आप डाउन सिंड्रोम बोलिए या डाउन सिंड्रोम बोलिए। हम देखिए इसको मैं समझाने को ज़्यादा कोशिश करती हूँ, डायग्राम जब तक नहीं किया। ऐसे तो मैंने समझाया आपको पहले भी बीच में। एक डायग्राम आता है जहाँ पे साफ साफ ना 21वें क्रोमोसोम पे उसकी 3 कॉपीज दिखाई जाती हैं, अवेलेबल है इसमें। लैंगडन डाउन जो थे ना उन्होंने डिस्कवर किया था इसको, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा था डाउन सिंड्रोम। जैसे कैसे एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़िएगा तो लिखा रहेगा ओपन माउथ, सही में ये बच्चे देखिए ऐसा ही दिखेगा। सही में इनके पास कुछ फेस ही देखने से पहले ही अब नॉर्मल दिखता है। एक पेज पे तो बहुत बढ़िया सिम्टम बताया हुआ है।
तो ये भी सही है, कहाँ गया? देखिए ये है ना, तो क्रिस्टल क्लियर यही कर देगा, ये भी ठीक है। हर जगह जितनी भी कॉपीज है क्रोमोसोम से रिलेटेड, वो 2 है, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, विदाउट एनी डाउट, है ना। लेकिन 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम, कौन सा? 21st क्रोमोसोम, ये जो है इसको जूम करके यहाँ पे बताया जा रहा है। ये देखिए 3 हो गया, यहाँ क्या हो गया? ये 3 हो गया। इसको ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रीजन ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो आप क्या बोलिएगा? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये क्या है बच्चे का सिम्टम? ये क्या है? यहाँ पे बच्चे के सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। ये भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। बहुत सारे सिम्टम थे, काउंटलेस, ठीक है, काउंटलेस होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत जिसको बोलते हैं ना, थोड़े बहुत की बात हम लोग कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने यहाँ पे सबका सब देख लिया या सारी फिनिश हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। आपने देखा, उससे भी आपको पता चल ही रहा होगा, है ना। नोज कैसा होगा? छोटी सी नाक होगी इनकी, स्मॉल नोज होगा, माउथ, ईयर सब कुछ छोटे छोटे होते हैं, माउथ हमेशा ओपन होगा, ठीक है। आलमंड शेप्ड आईज विद स्किन फोल्ड कवरिंग इनर कॉर्नर, यहाँ पे स्किन फोल्ड कवरिंग होती है। व्हाइट स्पॉट्स ऑन कलर्ड पार्ट ऑफ आईज, जो कलर्ड पार्ट होता है वहाँ पे व्हाइट स्पॉट जो साफ साफ दिखता है। फ्लैट राउंड फेस, मतलब जैसा एक हम लोग का प्रॉपर शेप होता है ना, वैसा प्रॉपर फेस का शेप इनका अवेलेबल नहीं होता है। शॉर्ट स्टॉकी बिल्ड, क्या मतलब है इसका? जैसे हम लोग अभी हैं, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी है, हम लोग का वेल डिफाइंड नेक है, प्रॉपर, मतलब पता चलता है कि हाँ ये प्रोपोर्शन हमारी बॉडी का होना चाहिए, ठीक है। इनका जो फिफ्थ फिंगर लास्ट वाला जो है ना, वो भी स्लाइटली कैसा होता है? बेंट होता है, थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का होता है। कुछ सिम्टम्स जो हैं वो तो एनसीईआरटी में भी आपको वहाँ पे बताए गए हैं। समझना क्या है आपको, ये किसकी वजह से हो रहा है? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है ये जब भी होगा तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से ये होता है ना। और हम लोग देख लेते हैं कुछ मिलता है इम्पोर्टेंट, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी तो थोड़ा बहुत हम लिख सकते हैं। चलिए, कोई खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, वैसा तो कुछ है नहीं, चलिए थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ। एटलीस्ट आपको समझ आना चाहिए कि 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं या फिर इसको बोला जाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, वहां पे 2 क्रोमोसोम की बजाय 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इतनी सी बात है। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, है ना, हो गया बस। अब एक भी क्रोमोसोम अगर इधर से उधर हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना, ये तो बताने वाली कोई बात है ही नहीं। जिसकी वजह से जहाँ पे ये डाउन सिंड्रोम है, ये केस जो आपको दिखता है, जिसकी वजह से इसको समझना इतना इम्पोर्टेंट हो। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे, बहुत सारे नीट का आप क्वेश्चन देखिएगा इस ईयर का, जो बच्चे हवा में उड़ते हैं ना, नहीं हम 50 किताबें पढ़ेंगे, हम 50 जगह का स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा सबक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी, डायरेक्ट मतलब घुमाया गया है बस, डायरेक्ट मतलब सीधा उठा के तो नहीं देगा, है ना। तो पूछा जाता है इस तरीके से। अब दूसरी चीज क्या है, क्या हमने 23वें क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम की कोई बात करी क्या यहाँ पे? नहीं की, जो दिख रहा है वही लिखिए, बस रखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या कंक्लूजन निकाला आपने? ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ये क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब किसका रिजल्ट है ये? यहाँ पे अगर देखा जाए ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होने की वजह से एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ जो क्रोमोसोम का नंबर है, जिसको होना चाहिए था, जिसको कैसा होना चाहिए था, 46 होना चाहिए था, वो 46+1 हो गया। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर मतलब 21वें नंबर को आपने 3 कर दिया, इसको 2 होना चाहिए था। अगर ये 2 होता तो टोटल का नंबर था 46।
अगर आपने 21वें नंबर पे ट्राइसोमी कर दी तो उसका नंबर कितना हो गया 47। 46 प्लस 1 यानी कि जब यहाँ पे पूछा जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछूं या एमसीक्यू में आपसे एग्जाम में पूछा गया, मेंशन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पेशेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो किस पे टिक कीजिएगा 45, 46, 47, 48, यानी कि 45, 46, 47, 48। 47 पे ही ना, 46 तो है ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब है मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इसके पास 46 प्लस एक आपने एक्स्ट्रा ऐड किया ना, तो उसके लिए यहाँ पे कर दीजिए 46 प्लस 1, तो कितना हो गया यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स। आसान है, ऐसे समझना और क्या करना है। इसके पास क्या हो गया यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स हो गए। क्या हो गया इसके पास 47 क्रोमोसोम्स हो गए बस। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये जो क्या है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम है, तो बोला जाता है कि 21वां नंबर का जो यहाँ पे पेयर है, तो एक ही सिंगल एग में इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, पता है क्या, मतलब बहुत फनी वर्ड है वो अपने आप में। मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको, या यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जिससे अगर ये पीडीएफ जाए तो डायग्राम देख के तो आपको याद आए, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उसको हम लोग नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। अब ये हो गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा नॉन डिसजंक्शन। अच्छा, जंक्शन का क्या मतलब होता है, जंक्शन मीन्स, मान लीजिए ये कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे इधर से भी ट्रेन आ रही है, इधर से भी आ रही है, जैसे मुगल सराय को बोला जाता है इंडिया का लार्जेस्ट जंक्शन, ठीक है। जंक्शन का मतलब यहाँ पे ये मिल रहा है। अगर जंक्शन में हमने डिस लगा दिया मतलब जंक्शन नहीं है, और नॉन लगा दिया तो इसका मतलब जंक्शन है। तो ये फनी वर्ड हुआ या नहीं हुआ, तभी मैं बोल रही थी ये जो वर्ड है अपने आप में काफी फनी है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, अब ऐसे समझिए, तो जंक्शन को हम दूसरी भाषा में बोल रहे हैं नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। डिस लगा दिया आपने मतलब जंक्शन नहीं है, नॉन डिसजंक्शन आपने लगा दिया कि मतलब जंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, समझिए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि जो इसको जाना था, यहाँ पे होना था दो ही, लेकिन एग में, एग मतलब ओवम जो है, फीमेल की बॉडी से जो ओवम रिलीज हुआ, वहां पे मियोसिस के टाइम में इसको सेपरेट सेपरेट होना चाहिए था, बट वो सेपरेट वहां पे हुआ नहीं। तो सेपरेट नहीं हुआ तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, नॉन डिसजंक्शन। अब आया समझ में, नॉन डिसजंक्शन आया। बच्चे बोलते मैडम हमें नहीं, ये समझ नहीं आया। समझना क्या है इसमें, यहाँ पे क्या समझना है इसमें, जंक्शन जो है उसी को दूसरी भाषा में बोला जा रहा है नॉन डिसजंक्शन, ये तो हमें दिख ही रहा है कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से हो रहा है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ये छोटी सी बात है, ये बोला जाता है यहाँ पे इस तरीके से, एक मिसलीड करने वाला टर्म है इसका, ये मतलब समझ नहीं आएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जो आपको समझना है और समझिए तो हर चीज इजी हो जाती है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स जो फटाफट लिख लीजिए। क्या है आपके पास यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, ठीक है। क्या बहुत सारे सिम्टम, मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है, शॉर्ट हेड होगा, राउंड फेस होगा, बहुत सारे इसके आप लिखते रहिए, कमी नहीं है उसकी। सिम्टम्स के बारे में तो फिर हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट अकर्स ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी, it occurs due to trisomy or 21st chromosome. It occurs due to trisomy of 21st chromosome.
ठीक हो गया। ये तो मैंने समझा दिया आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होगा तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 46 की बजाय 47 हो जाएगा। ठीक है बस। तो यहाँ पे क्या होगा, इन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर becomes 47 instead of 46 due to, फिर से वही बात क्यों हो रहा है, ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। हो गया। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 47 हो गया। ठीक है, 46 प्लस 1 है। इसको हम और करके दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, अगर इसका और लिखे हम, और कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इट इज कॉज्ड, सब एक ही लाइन है, घूम फिर के लिख रही हूँ मैं बस। इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, by the presence of an extra chromosome, and एक ही तो बात है, an extra presence of an extra chromosome on chromosome number, chromosome नंबर या क्रोमोसोम 21, बस हो गए यहाँ पे वही बात। अब यहाँ पे लिखिए, इसमें both the chromosomes, both the chromosomes, फीमेल में गड़बड़ी है यहाँ पे, both the chromosomes of the pair 21, the pair 21 pass into a single ovum, pass into a single ovum due to non-disjunction, due to non-disjunction। कब होता है ये, एक ही टाइम हो सकता है जब गेमिटोजेनेसिस हो रहा था, है ना, ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस और oogenesis, गेमिटोजेनेसिस और oogenesis। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिएगा, और आज की क्लास में अगर कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से,
आज तो काफ़ी ज़्यादा हमने कर लिया है, मेरे ख्याल से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है, तो अगर मैं करा दूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तो ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, है ना? फिर थोड़ा और, क्योंकि ये बेसिक है तो मैं ज़्यादा स्पीड अप कर पाऊँगी 6th चैप्टर को, उसको मैं कल ओवर करा देती हूँ आपको, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? क्लियर है? यस मैम। चलिए, ठीक है।